नमस्कार, स्वागत है आपका अनअर्थिंग इंडिया में, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताते हैं देश के इतिहास और पुरातत्व से जुड़े ऐसे जगहों के बारे में, जिनसे हमारी हिंदुस्तानियत की झलक आती है। और इस सफर में हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए और सटीक जानकारी देने के लिए हमारे साथ होते हैं मशहूर इतिहासकार और पुरातत्वविद के मोहम्मद साहब। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, ये जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर बना दिया। ये जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, काफिर ये समझते हैं कि मुसलमान हूं मैं। एक ऐसे समय में जब देश में संप्रदायों के बीच कटुता बढ़ रही है और वैमनस्य बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, हमें सीधे याद आते हैं देश के एक महान बादशाह अकबर, जिसने सुलह कुल की नीति अपनाई थी, यानी मिलजुल कर रहना, सभी धर्मों के आपस में सामंजस्य के साथ रहना। और हम जब अकबर का नाम लेते हैं तो बहुत सारे कामों के साथ, लड़ाइयों के साथ, युद्धों के साथ हमें एक चीज और हमेशा याद आता है अपने इतिहास की किताब से, आपने भी पढ़ा होगा, वो है अकबर का इबादत खाना जो उन्होंने फतेहपुर सिकरी में बनाया था। अब उस जगह पर सभी धर्मों के लोग धर्मों पर अपने अपने धर्मों के बारे में चर्चाएं किया करते थे। और बेशक हम इसे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जन्मभूमि कह सकते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया। फतेहपुर सिकरी का ये इबादत खाना कैसे खोजा गया और ये क्या था, ये बहुत दिलचस्प वाकया है और आज की हमारी चर्चा इसी पर होगी। उस जमाने में जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में धर्म के आधार पर मारकाट मची थी, हिंदुस्तान असली धर्मनिरपेक्षता की मिसाल बन रहा था। उस समय हिंदुस्तान पर मुगलों की बादशाहत थी और सिंहासन पर बैठा था बादशाह अकबर। अकबर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के असर में आकर अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया और वहां किले के अंदर उसने एक इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना यानी एक ऐसी जगह जहां सभी धर्मों के लोग इकट्ठे होकर उस पर बातचीत और चर्चा कर सकते थे। शुरू में इसे सुन्नी मुसलमानों के एकत्रित होने और चर्चा करने के लिए बनवाया गया था, लेकिन बाद में इसे सबके लिए खोल दिया गया। धार्मिक नेताओं और अपने साम्राज्य के दार्शनिकों को और वहां से गुजरने वालों को हर हफ्ते गुरुवार की शाम को विचार विमर्श के लिए वहां बुलावा भेजा जाता था। लेकिन समय के साथ ये इबादत खाना गुम हो गया। इबादत खाना कहाँ है, इसे लेकर कई इतिहासकारों ने अलग अलग जगहों की पहचान की थी और फिर उसकी खोज का बीड़ा उठाया के मोहम्मद ने। हमारा आज का एपिसोड उसी खोजबीन की पड़ताल करता है। हम स्वागत करते हैं श्री के मोहम्मद का। सर, सबसे पहले तो ये कि इबादत खाना जो है वो अकबर का, वो फतेहपुर सिकरी में था क्या? ये कैसी जगह थी जिसके बारे में हम लोग आज भी इतिहास की किताबों में? ये जैसे आपने कहा है, ये जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, काफिर ये समझते हैं कि मुसलमान हूँ मैं। वो अकबर के लाइफ के बारे में, अकबर के जो पर्सनालिटी है उसके बारे में अगर आप पूछे कहेंगे तो खैर तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही बैठता है। अच्छा, अकबर जो बना है, ही वॉज ए ग्रेट किंग, ही वॉज ए ग्रेट कॉन्करर। वो जितना माली हालत उनका अच्छा था उस जमाने में, पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इतना बड़ा कोई राजा नहीं था, बिकॉज हिज कंटेम्पररीज वेयर Philip II in this one Spain, Queen Elizabeth in England, Francis I and Henry IV in France, Suleiman the Magnificent in Turkey. इतने इतने बड़े बड़े लोग थे, लेकिन वो इनमें से कोई भी इनके टक्कर के नहीं थे। सो दैट इज वन थिंग। लेकिन उसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, सारे मजहब वालों को, क्योंकि हिंदुस्तान में सारे मजहब है, तो उन सबको एक सूत में जोड़ने के लिए इन्होंने कोशिश किया। ये कोशिश एक बहुत बड़ी चीज थी, जिसको हम लोग जो है इबादत खाना कहते हैं। जहाँ इबादत खाने का मतलब ये नहीं है कि जो इबादत गाह है वो नहीं है, लेकिन वो ऐसी एक जगह है कि जहाँ हिंदुइज्म के बारे में, इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, जैनिज्म के बारे में और फिर पारसिज्म के बारे में भी लोग आएंगे, उसकी अच्छाई के बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद अकबर ने एक नया मजहब बनाया, उसमें न इस्लाम से कोई मतलब न था, न हिंदुइज्म से कोई मतलब था, न जैनिज्म से कोई मतलब था, लेकिन सारे मजहब का निचोड़ था। सो दैट इज व्हाई इट्स नोन एज द नर्सरी ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म।
तो पहले जितने भी हिस्टोरियंस थे वो कई स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ फतेहपुर सिकरी, क्योंकि फतेहपुर सिकरी में बहुत सारे मॉन्यूमेंट जो है ना जमीन दोष हो चुका है, लेकिन कुछ खड़े हुए मॉन्यूमेंट भी है जो स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द दिस वन हिस्टोरियन वो स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स को इबादत खाना कहते थे। खासकर वहाँ एक वो है खंबा है, खंबा के ऊपर जो ना चारों तरफ जो ना चार वो दीवारें हैं, तो उसको इबादत खाना ज्यादातर लोग कहते थे। कुछ और लोग कुछ और बिल्डिंग को भी कहते थे। तो एक हिस्टोरियन था सईद अहमद मारारवी, उन्होंने कहा नहीं ये उनमें नहीं है, ये जमीन दोष हो चुके हैं, ये बिल्कुल जमीन के अंदर है। तो इन्होंने एक जगह आइडेंटिफाई किया जो जमा मस्जिद के और जोधाबाई महल के बीच की एक जगह था, लेकिन वो इंग्लिश पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, उर्दू के आदमी थे, इसलिए लोगों ने बहुत ज्यादा तवज्जो भी नहीं दिया। उसके बाद अतरबाज रिजवी और फ्लिन, देवर ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर, तो उन लोग भी आए, उन लोगों ने भी कहा तो जो ये बताया है सईद अहमद मारारवी वो सही है, लेकिन किसी ने एक्सकवेशन नहीं किया। तो फिर भी लोगों ने माना नहीं। तो मैं जब उस टाइम में था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ना प्रोफेसर आर.सी. गौर साहब थे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो उनके अंडर में हम लोग चले गए, पूरे एरिया हम लोगों ने देखा, पढ़ा, उसके बारे में काफ़ी कोशिशें की। तो मुझे ये लगा कि ये जो बताया है जो सईद अहमद मारारवी ने वही रियल जगह है, लेकिन आपको तो प्रूफ होना चाहिए। आई मीन लगना तो किसी को भी लग सकता है, बहुत सारे लोगों ने बहुत और भी, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। क्या प्रूफ है आपके पास? तो उस टाइम में मैं मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में गया था जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, तो वहां से मुझे एक किताब मिला जो अकबरनामा पेंटिंग कहते हैं। उसमें एक पेंटिंग था जो अकबर इबादत खाने में बैठ के, कई सारे मुस्लिम आलिम भी है उसमें, और उसमें कुछ क्रिश्चियन फादर्स, इस क्रिश्चियन फादर्स से भी जो ना डिस्कशन कर रहे हैं इबादत खाने में। तो ये तो खैर तो अकबर के डेथ के 3 साल पहले ये पेंटिंग बनवाया था। इट वॉज ऑलमोस्ट ए रियलिस्टिक पेंटिंग था। तो मुझे ये लगा कि ये कुछ ना थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए उससे, जो साइट है उससे। तो मैंने फौरन उसका एक फोटोस्टैट कॉपी निकलवाया और उसके बाद जो ना वो लेके वहाँ चले गए, साइट पे चले गए, फतेहपुर सिकरी में चले गया। तब मुझे लगा कि ये अमूमन जो ना उस साइट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। वो तो आई मीन प्रत्यक्ष से आपको लग रहा है, क्योंकि एक बाउंड्री वॉल था, क्योंकि इसमें भी एक ये पेंटिंग एक बाउंड्री वॉल दिखाया था, तो मुझे वो पेंटिंग वो जो बाउंड्री वॉल है वो वहीं की वहीं मिल गया। कुछ आर्चेस दिखाया था, वो टूटा हुआ अवस्था में मुझे वहां दिखाया जो जैसे पेंटिंग में था। उसी तरीके से इसके पीछे में एक डोम दिखाया था, वो भी वहीं था। लेकिन एक कोने पे एक टेरेस्ड बिल्डिंग था, वो वहां नहीं था, लेकिन ये गिर गया था, और उसकी जो जितने भी अवशेष है, जो रिमेन्स है, वो वही बिल्कुल एकदम एक टीले की तरह था, और उसमें से 10-15 पेड़ भी था उसमें, इस पेड़ में। तो मुझे लगा ये वो एक्चुअल डिस्कशन जगह है, बाकी इसका कंपाउंड वॉल। उसको फिर हम लोगों ने एक्सकेवेशन शुरू किया, 2 साल लगा एक्सकेवेशन में, क्योंकि एक्सकेवेशन एक ऐसी प्रोसेस है, आपको बहुत बहुत धीरे धीरे विथ मेटिकुलस केयर एंड प्रिसिशन आपको करना पड़ेगा। तो हमने 2 साल लगा कि इसको जो 2 सीजन लगा कि इसको एक्सकेवेट करने के लिए। फिर वो जो एक्सकेवेशन में जो निकला है वो एक बहुत ही I mean, it was a unique thing, and for the first time we have been able to prove that with the help of a painting, मुगल पेंटिंग की वजह से आप जो ना जो जमीन दोष हो चुके हैं जगह है उसको खोद भी सकते हैं, उसको प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छा, वो जो पेंटिंग है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो हमने देखा है इंटरनेट पे खोज करके, तो उसमें हम देखते हैं कि 3 लेयर्स हैं। चबूतरे वो जो इबादत खाना है उसमें 3 लेयर्स हैं, और वो क्या 3 लेयर्स हमारे जो मॉन्यूमेंट जब आप एक्सकेवेट कर रहे थे उसमें आपको दिखा क्या? और एक जो कहते हैं कि फ्लाइट ऑफ द स्टेप, जो कि
ऊपर चढ़ने के लिए यूज किया जाता था, क्या वो मिला आपको? किस तरह से मिला वो कहानी जरा बताएं। ये सवाल आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा। उसको हम जो लेयर नहीं कहेंगे, लेयर हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो जमीन में जब खोदते हैं उसको लेयर कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको टेरेस कहेंगे। फर्स्ट टेरेस, सेकंड टेरेस, थर्ड टेरेस, या फर्स्ट प्लेटफॉर्म, सेकंड प्लेटफॉर्म, थर्ड प्लेटफॉर्म। तो हमें जब एक्सकवेशन जो किया है, वही जो आपने जो सवाल पूछा ना, यही सबसे बड़ा प्रूफ था। तो पहले जो मुझे जो ब्रेन वेव हुआ है वो ये था कि वो जो कॉम्पाउंड वॉल था वो गिरा हुआ था लेकिन वही मौजूद था। फिर वो जो आर्चस है गिरा हुआ था लेकिन वही मौजूद था। डोम एक अलग बिल्डिंग का है लेकिन वो भी थे। तो दैट गेव मी द फर्स्ट ब्रेन वेव। अब नाउ यू हैव टू एक्सकेवेट इट। तो एक्सकेवेशन करने में जो ना हम लोगों को, पहले जब मैंने एक्सकेवेट किया, पहले मैंने बहुत कम जगह एक्सकेवेट किया, एक 5 मीटर इंटू 5 मीटर जगह एक्सकेवेट किया। तो मुझे वो जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है एंड सेकंड प्लेटफॉर्म या मिडिल प्लेटफॉर्म कहिए, ये दोनों प्लेटफॉर्म पहली बार मुझे मिला। तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये उम्मीद तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मिल गया जैसे हम सोच रहे थे, उसी तरीके के 2 प्लेटफॉर्म मिल गया। तो फिर हमने ये सोचा कि जो ना इसको अभी एक्सकेवेशन को एक्सटेंड करेंगे, दोनों साइड नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सकेवेट करेंगे। तो जैसे वो पेंटिंग में दिखाया था उसी तरीके का थर्ड प्लेटफॉर्म भी मिल गया। वो थर्ड प्लेटफॉर्म मिलना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो थर्ड प्लेटफॉर्म भी मिल गया। अब एक और मसला आ गया उसमें जनाब, ये थर्ड प्लेटफॉर्म उसको डिवाइड किया था 2 हिस्से में। तो सामने वाले हिस्से में अकबर बैठा हुआ था जो पेंटिंग में जैसे है, और इसके पीछे एक कमरा है, तो वो कमरा भी जो है इस पेंटिंग में दिखाया हुआ है। तो हमने जब एक्सकेवेशन किया, वो पेंटिंग में जैसे वो दरवाजा जो रखा है, वो दरवाजे को खड़े करने के लिए जो पत्थर चाहिए वो पत्थर भी हमको मिल गया, पीछे एक कमरा में एंटी चैम्बर भी मिल गया। ये बहुत बड़ी बात थी जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी जो पेंटिंग है, क्योंकि ये फोटोग्राफ नहीं है, फोटोग्राफ होगा तो बिल्कुल एकदम डिटेल होगा, ये एक पेंटिंग है। वो पेंटिंग भी कई साल के बाद जो है ये पेंटर बना रहे, लेकिन फिर भी जो ना इतनी बहुत ही डिटेल, माइन्यूट डिटेल के साथ उनका ये पेंटिंग बनाना, तो ये होगा कि ये ऐसा पेंटर है जिन्होंने ये पूरी जगह को देखा है। क्योंकि ये फिर बाद में ये पेंटिंग जो बनाया है ये लाहौर में बनाया, ये 1602 में अकबर लाहौर में थे, तो उसी में, क्योंकि उन्हें ये पेंटर्स भी उन्हीं के साथ ही जाया करते था। लेकिन अकबर क्या करते थे, ये पेंटिंग बनाने के बाद जो है ये सारी चीजें वो खुद जो ना इसको स्क्रूटनाइज करता था, और अगर कोई चेंजेस चाहिए चेंजेस करते थे। उसके बाद ही ये इंपीरियल जो लाइब्रेरी में रखते थे, ये लाल किले में रखा था तो बाद में, क्योंकि उस जमाने में लाल किला तो नहीं था, क्योंकि लाल किला बाद में शाहजहां ने बनाया। लेकिन या अकबर से फिर जहांगीर के पास गया, जहांगीर से फिर शाहजहां के पास गया, शाहजहां से फिर 1739 से शाहजहां के बाद जो ना ये नादिर शाह ने जब लूटा, उनकी उस माल में ये भी चले गया। तो ये आजकल जन्म ये इंग्लैंड में है पूरा। हम लोग ये समझते हैं कि जो बादशाह अकबर थे, उनकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर सलीम चिश्ती का रहा था। उनके कहने पर, जो हम लोगों ने एक बात सुनी कि सलीम चिश्ती के कहने पर उनके जो विचार है, धार्मिक विचार, वो ज्यादा उदार हुए, और फतेहपुर सीकरी जो आगरा से अपनी वो राजधानी उठा के ले गए, उसके पीछे भी ये एक बड़ा रीजन था। क्या सलीम चिश्ती का कितना असर रहा है अकबर के जिंदगी पर? सलीम चिश्ती का बहुत ज्यादा असर अकबर के ऊपर था, क्योंकि सलीम चिश्ती खुद जो ना सूफी सिलसिले के आदमी थे, और वो भी चिश्तिया सिलसिले के। तो चिश्तिया के सिलसिले के जो उनका विचारधारा है वो बहुत ही उदार विचारधारा कह सकते हैं, और वो दोनों जो ना हिंदुइज्म और इस्लाम को जोड़ने का जो प्रयास है वही था उनका भी। तो इसलिए उनके पास जो ना ये नहीं थी सिर्फ मुस्लिम जाते थे, हिंदू के जो बहुत सारे जो लोग जो ना वहीं जाते थे। आज भी आप जो ना वहाँ चले जाइए, सलीम चिश्ती के मकबरे में जाइए या किसी भी सूफी घर में चले जाइए, वहाँ आपको शायद मुसलमानों से ज्यादा हिंदू ही मिलेंगे। वो इसी की वजह से, क्योंकि वहाँ कोई मतभेद नहीं है,
न आप ऊंचा नीचा नीचे का है, न मुस्लिम हिंदू का है, उसका कोई मतभेद नहीं रहता। तो इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इनके अकबर इतना बड़ा बादशाह बना, लेकिन शुरू की पीरियड में इनके पास ना कोई आपका औलाद नहीं था। ये एक बहुत बड़ा समस्या था। तो जब औलाद नहीं है, बिल्कुल पूरा दुनिया ये खोखला हो जाते हैं। ये कई लोगों के पास गया, कई लोगों से मिले, तो बाद में किसी ने उनको बताया कि जो ना आप जो ना यहाँ एक फ़कीर है, आप उनके पास चले जाइए। वो चले गए। तो उन्होंने उनको जो ना ये कहते हैं कि उनको एक ये दिया, वर दिया, एक आशीर्वाद दिया कि जो ना आपको 3 बच्चा पैदा होंगे करके। तो उसमें सबसे बड़े थे जो सलीम। सलीम मीन्स जहांगीर। उनका जो ना तखल्लुस है फिर जहांगीर वाला। तो उनको जो ना ये फर्स्ट बेटा था। तो उसी टाइम में तो खैर तो बेटे को और उनकी माँ को, जो हम लोग आजकल जोधाबाई कहते हैं, तो उनको यहाँ शिफ्ट किया, सूफी सेन के जो ना करीब में शिफ्ट किया। फिर वहीं से फिर जो ना इनकी परवरिश भी वहीं हुआ, फतेहपुर सिकरी में हुआ। तो आप फतेहपुर सिकरी का आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे, ये प्योर इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है। ये इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर का बिल्कुल एक संगम है। वो जो हम लोग अक्सर जंगा यमुना तहजीब जो कहते हैं, वो संगम आपको फतेहपुर सिकरी में हर इमारत में मिलेगी। एक जगह पे मस्जिद है, दूसरी जगह पे महल है। तो महल में देखिएगा पूरी जो ना पूरी की पूरा जो ना जो कुछ है वो सब जो ना दोनों को संगम मिलेगी। क्या ये हम मान सकते हैं कि जो इबादत खाना था वो, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि ये इंडियन जो सेक्युलरिज्म जिसको हम आज देख रहे हैं उसका बर्थ प्लेस है, उसकी जन्मभूमि है। और बाद में कई बार हमने कई इतिहासकारों ने ये लिखा है कि सलीम चिश्ती की वजह से इस्लाम में अकबर की आस्था मजबूत हुई। कुछ लोग कहते हैं कि इबादत खाने की वजह से कई लोगों को उस जमाने के जो लोग थे उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, अकबर की इस्लाम में जो आस्था है वो कम हो रही है। क्या सच्चाई है? नहीं, वो सलीम चिश्ती के वजह से नहीं है। अकबर जो ना इनिशियल स्टेज में अकबर जो ना बहुत ज़्यादा जो ना नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे और इस्लाम के जो ना तालीम जो ना पूरी की पूरी मानते थे। लेकिन जैसे जैसे आदमी जो ना बढ़ता गया, उम्र में बढ़ता गया, बहुत सारी चीज़ें फिर जो ना बाद में उनको पता चला। हिंदुइज्म के बारे में कहा, तो हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जो आप में कोई उसमें वो नहीं है कि जो ना आप मंदिर में जाइए, मंदिर में न जाइए, ईश्वर को मानिए, ईश्वर को न मानिए। ये एक बहुत ही विशाल, जो आजकल के जो मॉडर्न एज के लिए अगर इंसान को कोई मजहब की ज़रूरत है तो वो हिंदुइज्म है। तो हिंदुइज्म का ये उदार जो वादी जो प्रक्रिया उन्होंने देखा, उसी तरीके से जैनिज्म से नॉन वायलेंट का रिलीजन है। और फिर उसी तरीके से पारसिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में जब उन्होंने पढ़ने लगा, तो उनका जो पहले जो विश्वास था सिर्फ इस्लामी ही सही है, सिर्फ अल्लाह ही सही है, इसके अलावा जो कोई जन्नत में नहीं जाएंगे, बाकी सारे लोग जहन्नम में जाएंगे। ये एक इनिशियल स्टेज का जो बिलीफ था उसमें थोड़ा सा तब्दीली आ गया। तो वो बाद में बढ़ता गया। जब क्रिश्चियन फादर्स आए तो वो और ज़्यादा आ गया, तो उनसे भी जब डिस्कशन हुआ और ज़्यादा हो गया। अच्छा, वो लोग भी बहुत ज़्यादा, जैसे मुस्लिम कट्टरपंथी थे वो लोग भी कट्टरपंथी थे। तो इन सब चीज़ों में जो ना एक आदमी का जो एवोल्यूशन है, वो जैसे हम लोगों का एवोल्यूशन जो होता है उसी तरीके के बाद में उनका भी एवोल्यूशन हुआ। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो पहले जो सोचता था सही सोचता था, उसको बाद में उनको लगा कि ना ये सही नहीं है करके। सो इट वाज द एवोल्यूशन ऑफ ए मैन, अदरवाइज वो और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। खास करके इम्पोर्टेंट इसलिए मान सकते हैं कि उस जमाने में, जिस जमाने में अकबर हिंदुस्तान पे शासन कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में न सिर्फ बाकी जगहों में बहुत ज्यादा कट्टरता थी। यूरोप एक अलग ही दिशा में जा रहा था। यूरोप में ईसाइयत बहुत ज्यादा कट्टर स्वरूप में था और इन बाकी जगहों पे शिया और सुन्नी की लड़ाइयां भी हो रही थी। तो उस दौर का थोड़ा सा अगर बताएं दर्शकों को। असल में ये वो जो शिया सुन्नी का मैं पहले बताऊंगा, शिया सुन्नी इसका तो इतना ज़्यादा कट्टरपंथी थे दोनों ग्रुप, क्योंकि वहाँ जो पर्शिया में तो खैर तो शाह अब्बास थे, शाह इस्माइल थे, ये सब पूरा।
बहुत ज्यादा कट्टरपंथी थे, सारे के सारे जितने भी सुन्नी थे वहीं से भाग रहे थे, क्योंकि वहां तो होगा तो फिर तो आप रह नहीं सकते। उसी तरीके का प्रॉब्लम जो टर्की में था, टर्की जो ना सुन्नी ब्रांड ऑफ इस्लाम था, तो शियास को वहां से भागना पड़ा। अब पूरे यूरोप में देखेंगे, यूरोप में इतना ज्यादा कट्टरपंथीज्म था, रिनेसेंस का, रिफॉर्मेशन का। ये एक मैसेकर ऑफ वैसे कहते हैं जो फ्रांस में हुआ था 1562 में। उसमें आई मीन 60 लोगों को मैसेकर किया, क्योंकि वो जो प्रोटेस्टेंट्स थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स है, प्रोटेस्टेंट्स है, तो एक ही दिन की बात कर रहा हूँ, 60 लोगों को मैसेकर किया, मोर देन 100 लोगों को जो है बिल्कुल घायल किया। और 10 साल के बाद 1572 में मैसेकर ऑफ बार्थोलोमेव कहते हैं, तो उसमें भी इससे ज्यादा 5000 से 30,000 के बीच में लोगों को मारा गया। तो पूरा दुनिया में ये कट्टरपंथीज्म चल रहा था। तो उस जमाने में अकबर जो है इतना बड़ा, और देन पैलेस ऑफ इंक्विजिशन, आपका गोवा में पैलेस ऑफ इंक्विजिशन था, जो भी क्रिश्चियनिटी को नहीं मारेंगे या क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ कह दिया उनको इसी तरीके से मार दिया जाएगा। तो ये सब चला। तो उस जमाने में अकबर को इतना बड़ा उदारवादी जो ना, ये इतना बड़ा आई मीन टॉलरेंट रिलीजन्स को चलाना बहुत बड़ी बात है। किसी की ने उस पीरियड में किसी और ने चलाया नहीं है, एक्सेप्ट जो फ्रांस में भी, वो तो खैर तो वो बाद में हुआ है। तो तब तक जन किसी को जो ना ये हिम्मत नहीं हुआ है कि इस तरह की एक सारे सबक को एक सूट में बांध के जो ना आगे चलने के जन किसी को हिम्मत नहीं हुआ था उस पीरियड। तो एक हिंदुस्तान की ऐसी कहानियां जिनके जरिए हम ये जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान का रेशा रेशा किस तरह से समावेशी संस्कृति से, जो गंगा जमुनी तहजीब हम लोग कहते हैं, और के मोहम्मद सर ने भी बार बार कहा है कि वो एक हमारे हिंदुस्तान की जो सेक्युलरिज्म है का जो धर्मनिरपेक्षता है वो हमारे डीएनए में है। आज से नहीं, कई हजार साल की ये यात्रा है। हम ऐसी कहानियां लेकर के आपके सामने आएंगे, क्योंकि मोहम्मद सर हमारे साथ अगले एपिसोड्स में भी बने रहेंगे, और हम ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण उत्खनन के बारे में, इतिहास के उन पहलुओं के बारे में आपके साथ आपको पहुंचाएंगे, आपके पास जानकारी साझा करेंगे जिनके बारे में लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि मोहम्मद सर इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे और हमारे दर्शकों से मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।